जब जब देश में चुनाव आते हैं तो चुनाव आचार संहिता का सबसे ज्यादा जिक्र होता है। और हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 हैं, तो चुनाव आचार संहिता फिर से लग चुकी है पूरे देश में। जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो चुनाव आचार संहिता लग जाती है। तो चुनाव आचार संहिता आखिर में है क्या, क्या क्या चीजें होती हैं, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आप सभी की एक सीरीज चला रहा हूं निर्वाचन प्रणाली को लेकर के, उसी सीरीज का ये अगला अंक है। इससे पहले मैंने ईवीएम के बारे में बताया है, बीबीपीएटी के बारे में बताया है। चुनाव आचार संहिता पहले आपको पढ़ाऊंगा, फिर इससे एक क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये कब डेवलप हुआ, क्या हुआ, इसका इतिहास क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, एक राजनीतिक पार्टी के ऊपर क्या क्या पक्ष होते हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सब चीजें यहां पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, अभी हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा की गई। तो आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुकी है। और चुनावी शासन के समय एक तरीके से पहली बात तो चुनाव आचार संहिता क्या तय करती है, चुनावी शासन प्रक्रिया को तय करती है कि चुनाव के समय देश किस तरीके से ऑपरेट करेगा, राजनीतिक पार्टियों को किस तरीके से चलना पड़ेगा, सत्ताधारी दल को किस तरीके से चलना पड़ेगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, मैं कुछ यहाँ पे कीवर्ड लिखूंगा। देखो बच्चों, जो मैं कीवर्ड लिखता हूं ना, हमेशा कीवर्ड जरूर मेरे नोट किया करो। एक सर्वसम्मत दस्तावेज है, ये आपका दस्तावेज है, ठीक है, एक सर्वसम्मत दस्तावेज है। तो जितने भी राजनीतिक दल थे, ये राजनीतिक दल इस दस्तावेज के माध्यम से, या जितने भी राजनीतिक दल हैं हमारे जो चुनाव लड़ते हैं, इस दस्तावेज के माध्यम से चुनाव के दौरान अपने आचरण को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। और ये सब कार्य करने के लिए सारे राजनीतिक दलों ने इसको एक्सेप्ट किया है। इसके लिए कोई कानून नहीं है कि प्रॉपर कोई कानून बना हो। राजनीतिक दलों ने स्वयं को चुनाव के दौरान अपने आचरण को नियंत्रित रखने के लिए इस संहिता के भीतर रहते हुए ही काम करने के लिए सहमति दर्ज की है। और यह निर्वाचन आयोग के पास पूरी की पूरी पावर है कि इसको लागू करवाए और इसको करवाए, ठीक है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक आपका सर्वसम्मत दस्तावेज है जो राजनीतिक दल स्वयं को चुनाव के दौरान आचरण करने के लिए आपको इसको रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके चुनावी शासन को भी दिखाती है। चुनावी शासन, चुनाव के दौरान देश कैसे चलेगा, ठीक है। और यदि हम थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगती कब है, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी, उस तारीख से लेकर के जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आ जाएंगे तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहती है। शुरुआत किस दिन से होती है, जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है निर्वाचन आयोग। तो जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है कि इस दिन ये चुनाव होंगे, किस चरण में कौन सा चुनाव होगा, उसी दिन से आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। यह भी एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से चुनाव के परिणाम तक लागू रहती है, ठीक है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे मैंने एक शब्द यूज किया, चुनावी शासन। जब मैं चुनावी शासन की बात कर रहा हूं तो यानी कि यहां पे आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अनुच्छेद 324 के तहत, आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग के पास ये पूरी की पूरी अथॉरिटी है कि वो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए, ठीक है। संसद के चुनाव, राज्य विधानमंडल के चुनाव, उनकी पावर आपकी 324 से मिलती है निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यही मुख्य कार्य है उसका। तो ये जो चुनाव आचार संहिता है निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। तो ओवरऑल जो इसका सबसे ज्यादा महत्व इंपॉर्टेंस है वो ये है कि चुनाव के दौरान पे क्या करता है, ये चुनाव के दौरान पे चुनाव आचार संहिता का सबसे बड़ा कार्य है कि वो क्या करता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की निगरानी और संचालन करने में निर्वाचन आयोग की मदद करता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है।
अब अच्छा, जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, आपके मतदान के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। ये आपका जो मतदान का अधिकार है वो सही दिशा में जाए, सही व्यक्ति को मतदान जाए। अब देखो, चुनाव आचार संहिता के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको लिखूंगा और आप लोग भी इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी तो जो सत्तारूढ़ दल है उस पर भी लागू होता है ये। देखो, पहले तो भारत का पूरा शासन प्रशासन, ठीक है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा का सारा निर्वाचन आयोग के अंतर्गत काम करने लगता है। निर्वाचन, उस समय राजनीतिक पार्टी, सरकार भी काम चलाऊ सरकार हो जाती है। और सत्ता में रहने वाली जो भी पार्टी है, सत्ता में रहने वाली जो भी पार्टी है, सरकार कोई भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर पाएगी। सत्तारूढ़ दल, जिसे हम सरकार कहेंगे, गवर्नमेंट कहेंगे, कोई भी वित्तीय अनुदान घोषित नहीं कर सकती। वित्तीय अनुदान नहीं कर सकती। कोई भी सड़क की घोषणा, कोई भी सुविधा के निर्माण का, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का वादा नहीं कर सकती है, क्योंकि यदि ये करेगी तो फिर चुनाव प्रभावित होंगे, है ना। तो इस अवधि में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लगती है तो ये सरकार के पास ये पूरा का पूरा जो है एक पावर खत्म हो जाती है कि कोई बड़ी योजना, बड़ी स्कीम, बड़ी चाहे वो जितनी भी जरूरी हो, वो योजना नहीं लाई जा सकती। उसका वित्तीय अनुदान का काम भी होता है, ठीक है। एक ये आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट भी क्लियर रखना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके लिए तो कोई कानून नहीं बना है। इसके लिए कोई कानून नहीं बना, कोई कानून नहीं है। कानून बन जाएगा तो बात बात में फिर सब कोर्ट में जाने लग जाएंगे, पर चलो पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट में ही बैठे हुए हैं। तो कोई कानून नहीं है, ये एक चुनाव आचार संहिता है। लेकिन इसको लागू करवाने में निर्वाचन आयोग कई बार आईपीसी की मदद लेता है, सीआरपीसी की मदद लेता है ना। इन सब की मदद से इसको लागू कराया जाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है आपका, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, इन सब के माध्यम से जो है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है आपका लागू करवाने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, सबसे पहले यदि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो सबसे पहले केरल के लिए 1960 में जो है आपका ये बनाया गया था। सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसने एक्सेप्ट किया? केरल राज्य ने। चुनाव आचार संहिता सबसे पहले 1960 में, 1960 में केरल राज्य के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया। विधानसभा चुनाव थे वहां पे, तो चुनाव से पहले प्रशासन में जुलूस निकालना, राजनीतिक रैलियां देना, राजनीतिक भाषण करना, तो चुनाव प्रचार के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण पहलू शामिल होते हैं उन सब के लिए एक प्रॉपर एक मसौदा तैयार किया गया केरल राज्य में, और चुनाव आचार संहिता को इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब जब ये एक्सेप्ट हुआ तो उसके बाद निर्वाचन आयोग ने भारत के सभी बड़े बड़े राजनीतिक दलों को एक साथ जो है बुलाया, एक बैठक बुलाई, और 1974 में सर्वसम्मति से, 1974 में सर्वसम्मति से एमसीसी पास हुआ। आपका एमसीसी बोल रहा हूं, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है। तो एक सर्वसम्मति से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ईसीआई ने एक दस्तावेज आपका बनाया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ये जारी किया। और साथ ही जो है जो 1977 में चुनाव हुए थे, 1977 में चुनाव में इसको लागू कर दिया। 1977 में जो चुनाव हुए उन चुनाव में इसे लागू कर दिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, देश के स्तर पे, लोकसभा चुनाव पे। लेकिन शुरुआत में जो राजनीतिक पार्टियां होती थीं और उम्मीदवार होते थे, केवल उनके लिए ही आपका एमसीसी काम करता था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राजनीतिक पार्टी और कार्यकर्ता उनके। लेकिन समय के साथ ये देखा जाने लगा कि जो सत्तारूढ़ दल है, सत्तारूढ़ दल के पास बहुत पावर होती है। उसके पास सार्वजनिक जो भी सरकारी स्थान होते हैं सब उसी के अंतर्गत होते हैं, तो उन पे मोनोपोली क्रिएट कर लेता है। विज्ञापन के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करने लग जाता है, सत्ता इसका दुरुपयोग करता है जो सत्ता में होता है। तो निर्वाचन आयोग ने इसमें एमसीसी में सत्तारूढ़ दल को भी सम्मिलित कर लिया। इसके लिए प्रॉपर अमेंडमेंट किया गया और सत्तारूढ़ दल को भी एमसीसी के अंतर्गत चलना होगा।
जो सरकार में होगा वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेगा। यानी कि यदि कहें हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस किस पे लागू होती है, तो सारे राजनीतिक पार्टी, कार्यकर्ता और सत्तारूढ़ दल, इन सभी के आचरण को ये रेगुलेट करती है। ठीक है, और इसमें कई सारी बातें की गई। इसमें बोला गया कि उम्मीदवारों और पार्टियों को सामान्य अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, जो भी जुलूस निकाले जाएंगे, सार्वजनिक बैठकें होंगी, उसके लिए नियम कानून बनाए गए, और मतदान के दिन मतदान केंद्रों में क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या दिशा निर्देश। देखो मुख्य तौर पे 3 बातें हैं इसमें। पहली बात है इसमें कि उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए क्या व्यवहार होना चाहिए। तो पहला तो उनका सामान्य व्यवहार, सबसे पहली चीज है कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, यह पहली बात है। दूसरा पॉइंट है कि जुलूस से जुड़े हुए नियम क्या होने चाहिए। जुलूस के नियम, दूसरा पॉइंट यह है। दूसरा पॉइंट है जुलूस के नियम क्या होने चाहिए, या सार्वजनिक बैठकें जो होंगी उसके नियम क्या होने चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सार्वजनिक बैठकों के नियम, सार्वजनिक बैठकों के नियम क्या होने चाहिए। और तीसरा, मतदान वाले दिन मतदान केंद्रों में क्या व्यवहार होना चाहिए। मतदान केंद्र के नियम क्या होने चाहिए। ये 3 बातें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आमतौर पे देखी जाती हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज है सामान्य व्यवहार, सामान्य आचरण। कैसा होना चाहिए सामान्य आचरण, कैसा होना चाहिए सामान्य आचरण। सबसे पहली चीज, जाति पात नहीं होना चाहिए, धार्मिक और भाषा के आधार पे मतभेद नहीं बिगाड़ना चाहिए, हेट स्पीच नहीं कर सकते। सामान्य व्यवहार, अब इसमें एक एक पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सामान्य व्यवहार, अब आपको पता है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए जाती हैं, तो देश के अंदर चुनाव के में वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जातियों और समुदायों के बीच में देश को विभाजित करने का प्रयास नहीं करना है, धार्मिक और भाषाई तौर पे देश को विभाजित करने का प्रयास नहीं करना है, माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं करना है, घृणा उत्पन्न करने का, हेट स्पीच बैन है, हेट स्पीच नहीं करनी, घृणा वाक नहीं होना चाहिए, घृणा वाक बैन है आपका। घृणा वाक को क्या कर रखा है इन्होंने, बैन कर रखा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। हां, ध्यान से समझिए मैं सारे पॉइंट। कोई भी तनाव नहीं उत्पन्न करेंगे, आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे तनाव उत्पन्न हो जाए, तनाव उत्पन्न नहीं। यदि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आती है किसी के द्वारा, कोई धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, तो उसका फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा, और निर्वाचन आयोग इस पे जो है ध्यान रखेगा। धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय और भाषा का उपयोग करके शत्रुता और घृणा बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह बात जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 में लिखा हुआ है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, वैयक्तिक हमले नहीं करने हैं, पर्सनल अटैक नहीं करना, आपको वैयक्तिक हमलों से बचना है। व्यक्तिगत हमले नहीं करना है। ठीक है, नीतियों की आलोचना करिए, कार्यक्रमों की आलोचना करिए। नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना होनी चाहिए। अब आज के टाइम पे क्या हो गया, व्यक्तिगत हमले होने लगे, सब व्यक्तिगत हमले करते हैं। निर्वाचन आयोग तो परेशान हो गया है, सब बार बार में व्यक्तिगत हमले करेंगे और फिर पहुंच जाना पड़ता है निर्वाचन आयोग के पास। नीतियों की आलोचना करिए, कार्यक्रमों की आलोचना करिए, वहीं तक सीमित रहिए। पिछले रिकॉर्ड की आलोचना करिए, भैया पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ, पिछले 60 साल में कुछ नहीं हुआ, ये पॉइंट लिखिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका बैठक या जुलूस। कोई बैठक होगी, कोई जुलूस होगा, तो यदि बैठक और जुलूस करते हो तो भैया पहले पुलिस को पूर्व सूचना दे दो, पहले पुलिस को बता दो कि भैया आप इस दिन बैठक करने वाले हैं, पुलिस को सूचित कर दीजिए। ठीक है, और एक साथ 2 उम्मीदवार एक ही मार्ग पे जुलूस नहीं बना सकते। यदि बनाते हैं
तो पहले पुलिस से संपर्क करें, पुलिस उसके लिए रूट डिसाइड करेगी। अब मान लो एक जगह से कई सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं अलग अलग पार्टियों के, और यदि वो एक साथ ही जुलूस निकाल दें, आपस में कंसल्ट ना करें, तो आपको लगता है फिर क्या होगा? तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। यदि आपस में कार्यकर्ता मिलेंगे तो भिड़ेंगे आपस में, तो पहले आपसी टकराव नहीं होना चाहिए। उसके लिए जुलूस इस तरीके से निकालना, और ये सब प्रशासनिक आपको परमिशंस लेनी होंगी, तब आपको परमिट किया जाएगा। अच्छा, एक चीज और बता दें, राजनीतिक दलों के जो सदस्य होते हैं, पुतले ले जाने की, पुतले जलाने की इनकी अनुमति नहीं होती है। तभी आप देखते हैं अब वर्तमान में पुतले वगैरह नहीं जलाए जाते, ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाता है। पुतले जलाने से भी व्यक्तिगत हमला होता है ना, तो ये भी करने की अनुमति नहीं है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? जुलूस के लिए पुलिस से परमिशंस लेनी होगी। एक साथ दो कार्यकर्ता एक ही रूट पर एक साथ जो है जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, पुतले नहीं जलाए जा सकते हैं। सारे पॉइंट आपके बैठक और ठीक है जुलूस वाले में। और तीसरा है मतदान केंद्र के दिन। मतदान वाले दिन क्या होना चाहिए? मतदान वाले दिन में जो चुनाव आयोग के द्वारा जिनको जो है पास दिया गया है वही मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। हर पार्टी से एक आदमी दो आदमी का पास बनता है, ताकि वहां पे जो काउंटिंग चल रही होती है, काउंटिंग में कोई धांधली ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उसको वो देख सकें। तो चुनाव आयोग उसके लिए पास देता है। तो जिनको भी चुनाव आयोग के द्वारा पास दिए गए, लीगल पास दिए गए, वही मतदान केंद्र में रहेंगे। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। और जो मतदान केंद्र में रहेगा अपने बैज के साथ रहेगा, पहचान पत्र के साथ रहेगा। तो कार्यकर्ताओं को बैज और पहचान पत्र दिया जाना चाहिए। ठीक है, मतदाताओं को दी जाने वाली जो पर्चियां हैं वो सफेद कागज पर होनी चाहिए। उसमें जो है प्रतीक चिन्ह, उम्मीदवार का नाम, दल का नाम, ये नहीं होना चाहिए। पर्चियां दी जाती है ना, पर्ची दी जाती है जिसमें वोटर आईडी कार्ड का नाम और वो सारी चीजें होती हैं, तो मतदाता पर्ची देते हैं। लेकिन अभी आमतौर पर होता है मतलब पर्चियां देते हैं लेकिन उसमें चुनाव प्रचार भी कराया, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये उल्लंघन है। ठीक है, तो यदि कोई भी आप मतदाताओं को पर्ची दे रहे हैं तो उसमें पीछे आपका क्या होना चाहिए? प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी चुनाव क्या होता है फिर पूरी तरीके से जो है मतलब निष्पक्ष नहीं है, पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा है। यहां पे आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो उसको, तो ये भी बहुत जरूरी है। और देखो, चुनाव आयोग के पास यदि कोई भी मामला जाता है, कोई भी प्रॉब्लम जाती है, तो चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? स्पष्ट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? इंटरव्यू में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। सारा कुछ प्रशासन के ऊपर छोड़ दीजिए ना, कि भाई प्रशासन की परमिशन से ही जुलूस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है। क्लियर है, स्पष्ट है क्या आचरण होना चाहिए। लेकिन अभी देखो कई सारे चैलेंजेस हैं। एक तो पहली बात, इसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ, कोई वैधानिक समर्थन नहीं है ना। तो प्रवर्तन की चुनौती होती है कि चुनाव के टाइम पे इसको सही से लागू नहीं कर पाते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास क्या है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। कभी भी चुनाव होते हैं तो लगभग 45 दिन मैक्सिमम मान लीजिए, 40-45 दिन के अंदर अंदर पूरे देश भर में चुनाव कराना बहुत चैलेंज का काम है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है ना कि सही तरीके से लागू नहीं हो पाता ये। राजनेता अपना काम करते रहते हैं और इलेक्शन कमीशन बेचारा चुनाव कराने में बिजी रहता है। तो मतलब कहीं ना कहीं पे इसके लिए अलग से कोई बॉडी बने, इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत बने, ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को त्वरित गति से न्याय, क्योंकि मामला गया तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, पर चला लंबी न्यायिक प्रक्रिया थोड़ा ना होनी चाहिए इसमें। तो इसके लिए एक अलग से बॉडी बनाई जा सकती है। थोड़ा सा एमसीसी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बहुत सारे प्रावधान अस्पष्ट भी हैं, जो राजनीतिक पार्टियों को समझ में नहीं आते, उम्मीदवारों को भी समझ में नहीं आते। दायरा थोड़ा सीमित है इसका, चुनावी फंडिंग का मामला है, सोशल मीडिया का उपयोग का मामला है, हेट स्पीच का मामला है। इन सभी को लेकर सही से कवर भी नहीं किया जाता। कई जगह पे कवर होती हैं बातें, कई जगह पे कवर नहीं होती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि शासन व्यवस्था का प्रभाव बहुत बड़े स्तर पे होता है। ठीक है, जो
सत्तारूढ़ दल होता है, कई बार वो इसका भी जो है सत्ता में रहने का भी बेनिफिट उठाता है। लेकिन सुधार की आवश्यकता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कई सारे सुधार किए जाएं, प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाया जाए, प्रावधानों को स्पष्ट किए जाए, इसका दायरा और बढ़ाया जाए, डिजिटल प्रचार किया जाए, है ना, सभी तरीके के मुद्दों को तुरंत ही वो किया जाए, त्वरित न्याय दिया जाए। और एमसीसी को लीगलाइज्ड भी कर सकते हैं, इस पे एक प्रॉपर कानून भी बन सकता है ताकि इसका डर और ज्यादा बढ़ जाए। और सार्वजनिक जागरूकता होनी चाहिए और लगातार इसको समीक्षा भी करते रहना चाहिए। तो भारत एक बड़े लोकतंत्र के तौर पे, और इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि वो देश को मार्गदर्शित कर सके, देश के राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ देश के जो मतदाता हैं उनको भी इसके बारे में अवेयर कर सके। तो इसलिए थोड़ा सा जरूरी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहुत गति के साथ, त्वरित गति के साथ पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। देखिए, कोई भी जैसे मान लो कोई आपदा आ जाती है, तो आपदा के लिए तो फिर यदि वो राष्ट्रीय आपदा हुई या मतलब वो आपदा का रूप क्या है, उसके लिए इमरजेंसी फंड है आपके, है ना, उसके लिए एक आकस्मिक निधि बनाई गई है। आकस्मिक निधि से भी पैसा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आकस्मिक निधि होती है। बाकी देखो, कोई भी यदि आपदा जैसी स्थिति आती है और चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो उसके लिए ग्रांट होते हैं, है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके लिए ग्रांट देगी। आपकी जो गवर्नमेंट है, कैबिनेट है, उसके द्वारा ही सारे कार्य किए जाएंगे, क्योंकि जब तक देखो नई कैबिनेट नहीं आ जाती तब तक पुरानी कैबिनेट तो रहती ही रहती है। तो आपदा के टाइम पीरियड पे तो आपके पास आकस्मिक निधि है, इसीलिए बनाया गया है, इमरजेंसी फंड है आपका, 1000 करोड़ रुपए उसमें रहता है, तो उसका उपयोग किया जाता है आपदा के टाइम पे। देखो, मेजर पॉइंट यही है, सबसे पहली चीज है उसका प्रवर्तन सुदृढ़ बनाना। सबसे मेजर पॉइंट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कि इसका प्रवर्तन सुदृढ़ बनाना, इसके दिशा निर्देशों को सही तरीके से लागू करना, इसके प्रावधानों को स्पष्ट करना। कई सारे प्रावधान अभी स्पष्ट नहीं है और इसको कोडिफाइड किया जा सकता है, इसको वैध बनाया जा सकता है, लीगल रूप दिया जा सकता है। ठीक है, इसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है, और दायरा बढ़ाने के लिए जरूरी है कि निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ही एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो त्वरित न्याय कर सके बहुत गति के साथ। ठीक है, एक चुनाव सुधारों के लिए दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी 1990 में, उसके द्वारा भी बोला गया कि एमसीसी को वैधानिक समर्थन दिया जाए, कानून के माध्यम से लागू किया जाए इसको। ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी समिति जो चुनाव सुधार में बनी थी उसने भी यही बात कही थी। तो हम भी इसी पक्ष की तरफ रहेंगे, इसी पक्ष की तरफ इसको लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको जो है एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो एमसीसी से जुड़ा हुआ है, चुनाव आचार संहिता से जुड़ा हुआ है, इसको लिखिए और इसको आंसर राइट करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन लिखिए, भारत के आम चुनाव में चुनाव आचार संहिता के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की विवेचना कीजिए या विवेचन कीजिए। भारत के आम चुनाव में चुनाव आचार संहिता के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका। तो निर्वाचन आयोग की भूमिका आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है। देखो, निर्वाचन आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगलाइज नहीं करना चाहता है। ठीक है, वो कहता है कि यदि इसको हम कानूनी दायरा में ले आएंगे तो फिर लोग सब कोर्ट जाने लग जाएंगे और कोर्ट में टाइम बहुत लगता है और चुनाव हमें बहुत जल्दी कराने हैं, त्वरित गति से कराने हैं, तो हमें बहुत ज्यादा प्रक्रियाओं में फंसना नहीं है। इसलिए 45 दिन के अंदर अंदर चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग गति से काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। सभी लोग थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर लिखा करो, है ना। भारत के आम चुनाव में चुनाव आचार संहिता के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, सब लोग लिख के इसका आंसर ग्रुप में भेजिएगा।